दो जिगरी दोस्त जिन्हें बचपन से क्लाइंबिंग का शौक था, वे दुनिया भर के माउंटेन पर क्लाइंबिंग के लिए जाते थे। वह चाहे छोटी से छोटी पहाड़ी हो या दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट। ये वक्त है आज से करीब 30 साल पहले की, जब अमेरिका के रहने वाले दो दोस्त अमेरिका की सबसे ऊंची पहाड़ियों में मशहूर माउंट रेनियर पर चढ़ाई के लिए गए, जिसके शिखर पर चुनिंदा लोग ही चढ़ पाए हैं, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कुछ ही मीटर कम है। ये दोनों दोस्त पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने में कामयाब थे, लेकिन जब नीचे आने लगे तो बीच रास्ते में उनका पैर एक स्नो ब्रिज पर पड़ा, जो इतना कमजोर था कि उनके भार से ही ढह गया। दोनों 800 फीट नीचे गहरे दरार में गिर पड़े। ये वक्त है 21 जून सन 1992 का। जो बंदा पीछे था उसका नाम था जिम डेविडसन। My name is Jim Davidson. Jim Davidson, he's a climber from Geologist Jim Davidson. Jim Davidson feels the shock waves too. Jim Davidson started climbing mountains as a teen. Davidson almost quit climbing in 1992. His good friend and climbing partner Mike Price died. Davidson is a high-altitude climber. Hi, I'm Jim Davidson. My passion is climbing. वक्त है 19 जून सन 1992 का। इस समय दोनों दोस्त, जिनमें से एक का नाम है जिम डेविडसन, दूसरा माइक प्राइम, दोनों लोग देश अमेरिका के माउंट रेनियर पर चढ़ाई के लिए निकल चुके हैं। इनके निकले हुए हो चुके हैं कई दिन। यदि इस माउंटेन की बात करें तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4392 मीटर है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 500 मीटर कम। दोनों ने 4000 मीटर की ऊंचाई कंप्लीट कर ली थी। वक्त आ चुका है 21 जून सन 1992 का। माउंट रेनियर की चोटी उनकी आंखों के सामने है। करीब 400 मीटर की चढ़ाई के बाद मंजिल होगी उनके कदमों में। दोनों दोस्तों को वर्षों का क्लाइंबिंग का एक्सपीरियंस है। सुबह सुबह करीब 8 बजे दोनों लोग अपना अपना सामान वगैरह पैक करने लगे, क्योंकि पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर आज ही नीचे उतरेंगे, क्योंकि चढ़ने में जितना वक्त लगता है उतरने में उससे भी कम। पहाड़ी बिल्कुल करीब होने के बावजूद इनकी चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी। ऊपर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था दोनों के लिए, पर इन्हें अच्छी तरह से पता है ये पहाड़ी पर किस तरह चढ़ेंगे। इस दौरान जिम आगे था जबकि माइक पीछे। आखिर में कुछ घंटों की मेहनत रंग लाई। ये माउंट रेनियर की चोटी पर पहुंच गए। ऊपर पहुंचकर बहुत ही खुश थे दोनों लोग। आसपास के नज़ारे को देखने लगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस चुनिंदा लोगों को ही नसीब होती हैं। वहां पहुंचकर सारी पहाड़ियां बिल्कुल क्लियर नजर आ रही थी। फिलहाल इनका सपना इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने का पूरा हो चुका है, पर उतरते वक्त इन्हें दूसरे रूट को फॉलो करना होगा, जिससे नीचे पहुंचने में जल्दी हो तथा आरामदायक। मैप की हेल्प से इन्होंने रास्ते की तलाश शुरू कर दी। कुछ टाइम रुकने के बाद इन्होंने फैसला किया ये एमोस ग्लेशियर से होते हुए आएंगे नीचे। फिलहाल 9:30 बजे नीचे आना शुरू कर दिए हैं। टेम्परेचर भी कुछ हद तक नॉर्मल है। जून का महीना इसलिए चुना गया क्योंकि इस टाइम बर्फबारी तथा तूफान बिल्कुल नाम मात्र का होता है। ऊपर चढ़ते वक्त हर समय माइक आगे रहता था, पर नीचे आते वक्त जिम को बड़ी जल्दी थी कि वह बेस कैंप पहुंच जाए। फिलहाल आज का मौसम काफी ठीक था। तूफान वगैरह आने की कोई भी संभावना नहीं है। इस पूरी यात्रा में दोनों लोग एक रस्सी की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट थे, ताकि अगर बीच रास्ते में कोई भी हादसा हो तो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएं। नीचे आते वक्त एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे थे, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दरार थे जो इस वक्त बर्फ से ढक चुके हैं। कहीं कहीं बर्फ की लेयर इतनी पतली होती थी कि अगर जरा से भी भार पड़ी तो वह कोलैप्स हो जाएगा। हर कदम आगे बढ़ाने से पहले उस जमीन की जांच की जाती थी, फिर रखा जाता था अगला कदम। जब ये एमोस ग्लेशियर के पास पहुंचे तो वापस से माइक प्राइस आगे हो गया। दोनों लोग अपनी बीच की दूरी को मेंटेन रखते थे, पास पास नहीं रहते थे। पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे बर्फ काफी थिन होता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि इनका पैर पहले से ज्यादा धंस रहा था बर्फ में। इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसी जगहों पर बड़े बड़े दरार होने की संभावना होती है। करीब 1 घंटों तक इन्होंने पैदल यात्रा की। वक्त हो चुका है 10:30। फिलहाल अभी के लिए सब कुछ नॉर्मल है। जैसा कि ये जून का महीना है इसलिए निकला हुआ है सूरज। अगर यही समय दिसंबर या जनवरी का होता तो ये इतने समय में न जाने कितनी बार बर्फीले तूफानों का सामना कर चुके होते हैं। फिलहाल अब ये एमोस ग्लेशियर की सीमा को जल्द ही क्रॉस करके बढ़ जाएंगे आगे। पर इस ग्लेशियर को पार करते वक्त आगे की बर्फ काफी थिन होती हुई महसूस हुई। जरा सी वजन पर पैर नॉर्मल से ज्यादा धंस जा रहा था बर्फ में। ऐसा इनके साथ पहले कई बार हो चुका था, इसलिए ये यहाँ पहुंचकर पूरी तरह से अलर्ट हो गए। माइक प्राइम आगे आगे ग्लेशियर की जांच करता था, जबकि उसके पीछे पीछे जिम रस्सी को पकड़े हुए हैं आने वाले किसी भी खतरे को मैनेज करने के लिए। आखिर में ग्लेशियर की बिल्कुल बॉर्डर पर पहुंचे तो बर्फ और भी थिन हो गई। ये हर पल जिस खतरे से होकर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे, अंत में जिसका डर था वही हुआ। ग्लेशियर को पार करने से पहले माइक का पैर स्नो ब्रिज पर पड़ गया, जिसके नीचे एक बहुत बड़ी खाई थी। बर्फ इतनी थिन थी कि वह माइक का वेट मैनेज नहीं कर पाया। स्नो ब्रिज दरार से हट गई, साथ ही साथ माइक भी गिरने लगा। पर उसके कमरे में बंधी रस्सी अभी भी जिम के हाथ में है। पर यह हादसा इतनी तेजी से हुआ कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। माइक के साथ जिम भी फिसलता हुआ आने लगा नीचे। आइस पिक से खुद को रोकने की कोशिश की,
मगर बर्फ इतनी थिन थी, आइस स्पीक भी बर्फ को चीरता हुआ जाने लगा नीचे। खाई में गिरते वक्त माइक का सर दरार के चट्टान से टकरा गया, जिस कारण उसका हेलमेट नीचे गिर गया सर से। खाई में सिर्फ 3 फीट नीचे आया था जब हुआ था उसके साथ ये हादसा, पर वो रुका नहीं, नीचे आता गया। अगले पलों में 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 फीट नीचे बर्फ की चट्टान से टकरा गया। मतलब वो 80 फीट ऊंचाई से बिना हेलमेट के गिरा था नीचे, जबकि उस खाई की गहराई थी करीब 80 फीट। अभी भी जिम ऊपर ही था, वो भी फिसलता हुआ आ रहा था नीचे आते आते संभालने की कोशिश की, पर चीजें उसके हाथ में नहीं थी। माइक के साथ वो भी खाई में गिर पड़ा। यह हादसा पौने 10 बजे के आसपास हुआ था। नीचे गिरने के बाद समस्याएं कम नहीं हुई थी, ऊपर से बर्फ भी गिर रहा था नीचे। तब तक गिरता रहा जब तक कि दोनों लोग ढक नहीं गए बर्फ से। नीचे गिरने के बाद माइक का तो कुछ भी पता नहीं चला, पर जिम 80 फीट नीचे गिरने के बाद भी सर्वाइव कर गया। अगले पल बड़े मुश्किल से बर्फ को हटाकर बाहर निकला। सबसे पहले उसे माइक का ख्याल आया, आवाज लगाया, मगर उसकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। बर्फ से निकलकर जब देखा तो उसके कुछ ही फीट दूर पड़ा है बेहोश होकर, जबकि बर्फ उसके ऊपर गिरी भी नहीं थी। इसके बावजूद वो अभी भी होश में नहीं आया। होश में लाने की कोशिश किया, पर उसे होश आ जाए नहीं। हार्ट बीट चेक किया, लेकिन बॉडी में जरा भी मूवमेंट नहीं थी। चेस्ट को कई बार प्रेस किया, पर माइक के बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। पल्स वगैरह चेक करने पर पता चला ब्लड का फ्लो रुक गया है, क्योंकि अब तक माइक की डेथ हो चुकी थी। लेकिन जिम मानने को तैयार ही नहीं। वो माइक के साथ पिछले 6 सालों से क्लाइंबिंग करता आ रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दरार में अकेला फंसकर जिम अपने दोस्त को खोने के गम में टूट चुका था, लेकिन उसकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। उसे इस 25 मीटर सीधी गहरी खाई से बाहर निकलना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। मदद की उम्मीद में चिल्लाकर आवाजें लगाया, पर उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। अंदर करीब 1.5 घंटों तक फंसा रहा, पर बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखा। 1.5 घंटे बाद वक्त हो चुका था 11:30 का। इस तरह सीधी चट्टान से कई बार पहाड़ी की चढ़ाई कर चुके हैं, पर यहाँ सिचुएशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि खाई के आसपास की बर्फ काफी थिन तथा कमजोर है। अगर गलती से चढ़ते वक्त इनकी पकड़ छूटी तो उसका भी वही होगा जो कुछ समय पहले हुआ है माइक का। इसी के साथ उसकी बनावट भी बिल्कुल अलग थी। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो दरार का माउथ एक दूसरे की तरफ झुकता जाएगा। ऐसे स्थिति में ऊपर चढ़ना मुश्किल होगा, पर बाहर निकलना है तो इस खतरे से लड़ना ही पड़ेगा जिम को। उसके मन में सवाल आया, वह अकेला यहाँ से निकले या फिर माइक की डेड बॉडी को भी ले जाए ऊपर। पर उस समय हालात जैसे थे, सिर्फ उसे ही इस वक्त बाहर निकलना होगा। अगर वह यहाँ से बचने में कामयाब हुआ तो माइक को भी यहाँ से ले जाने के लिए कुछ कर पाएगा। ऊपर चढ़ने के लिए जब सारे सामान ढूंढना शुरू किया तो पता चला बाकी सारे सामान नीचे गिर गए हैं, क्योंकि वो 25 मीटर नीचे जिस खाई में था, इस खाई की गहराई पूरे 25 मीटर नहीं थी, बल्कि ये तो एक छोटा सा हिस्सा है उस खाई का। ये खाई के बीच बर्फ की एक मोटी सी लेयर पर पड़े हैं। क्लाइंबिंग के बाकी सारे सामान इस समय माइक के पास मौजूद थे, इसलिए उसी का सारा सामान ले लिया, साथ ही साथ उसका हेलमेट भी, क्योंकि नीचे गिरकर जब वो बर्फ से बाहर निकला था तो उसी दौरान खाई में गिर गया था उसका हेलमेट। इस चढ़ाई में उसकी मदद करने वाला था आइस स्क्रू, जो बिल्कुल बोल्ट की तरह होता है, जिसे बर्फ की चट्टानों में नट की तरह इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ा जाएगा। फिलहाल चढ़ाई की तैयारी करते करते करीब 1 घंटे कंप्लीट हो गए। वक्त हो रहा था 12:30। फाइनली 12:30 बजे के आसपास खाई से बाहर निकलने की कोशिश जारी किया। 1-1 मीटर चढ़ने में कई मिनट लगते थे। सबसे पहले उसे आइस स्क्रू को बर्फ में धंसाना होता था, फिर उसके कड़ी में रस्सी को फंसाकर अगला कदम बढ़ाना होता था। अगले कदम के बाद दोबारा से निकालना पड़ता था स्क्रू को। वापस अगले कदम पर सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता था। यह प्रोसेस फिजिकली तथा मेंटली टार्चरस था, क्योंकि 1-1 मीटर चढ़ने में कई मिनट लगते थे। अगले 15 मिनट में उसने सिर्फ 4 मीटर की चढ़ाई कंप्लीट की थी। चढ़ते वक्त हर समय पीछे माइक को देखता रहता था। उसका एक एक कदम जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। ऐसी ऐसी आवाजें महसूस हो रही थी जैसे माइक प्राइस उसे बुला रहा हो। नीचे मुड़कर देखता था तो ऐसा कुछ नहीं होता था। लगभग 2 घंटों तक सेम प्रोसेस फॉलो किया। 2 घंटे बाद उसने सिर्फ 10 मीटर की चढ़ाई कंप्लीट की थी। अभी खाई से बाहर निकलने के लिए करीब 14 से 15 मीटर और ऊपर चढ़ना होगा। मगर प्रॉब्लम तो तब होगी जब ये खाई के आखिरी पॉइंट पर होंगे, जहां से दरार का ऊपरी भाग एक दूसरे के पास होता जाएगा। फिलहाल 12 मीटर की ऊंचाई तक सब कुछ अच्छा था। आइस बोल्ट को बर्फ के चट्टान से धंसाता था। वापस से अगला कदम बढ़ाने के बाद उस बोल्ट को निकालकर दोबारा से सेम प्रोसेस करता था। करीब 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसने करीब 18 मीटर की चढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। अब बाकी रह गई थी सिर्फ 6 से 7 मीटर, पर अब तक वह काफी थक चुका है। चढ़ते वक्त जितनी एनर्जी थी, यहाँ पहुंचकर सिचुएशन बिल्कुल खराब है। जैसा कि मैंने कहा कि असली प्रॉब्लम तो दरार के ऊपर पहुंचकर होगा, अंत में वही हुआ। 19 मीटर की चढ़ाई के बाद कुल्हाड़ी बर्फ में सही से धंसी ही नहीं। बैलेंस बिगड़ा, नीचे गिरने लगा। उसने सुरक्षा का अच्छी तरह से ध्यान रखा था। उसके कमर में बंधी रस्सी
अभी भी आइस बोल्ट में बंधी है, जिसे बर्फ की चट्टान में धंसाई गई। रस्सी जैसे ही खत्म हुई, बीच में जाकर अटक गया। वह भले ही बच गया, मगर उसकी आधी मेहनत बेकार चली गई। जहां वह 18 मीटर कंप्लीट कर लिया था, पर इस हादसे के बाद 18 से सीधा 14 मीटर पर आ गया। लेकिन रुका नहीं, उसी जोश के साथ दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। उसके पास अभी भी 2 आइस स्क्रू थे, जिसकी हेल्प से दोबारा से सेम प्रोसेस करके ऊपर चढ़ने लगा। 14 मीटर से 19 मीटर तक पहुंचने में करीब 1 घंटे लगे थे, पर नीचे गिरने के बाद उसी दूरी को कंप्लीट करने में सिर्फ लगे आधे घंटे। 5 बजे के करीब पहुंच गया वापस से 19 मीटर की ऊंचाई पर। अब तक सूरज भी ढलने को आया। ऊपर चढ़ते हुए 4.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 19 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर काफी थक गया, इसलिए कुछ समय आराम करने का फैसला किया। करीब आधे घंटे रुकने के बाद वापस 5:45 बजे बाकी 6 मीटर की ऊंचाई कंप्लीट करने की कोशिश जारी किया। अगले कुछ ही मिनटों में 22 मीटर की ऊंचाई कंप्लीट हुई। बची थी सिर्फ 2 से 3 मीटर। पर यहाँ दरार के माउथ का झुकाव एक दूसरे की तरफ है, लेकिन यहाँ पहुंचकर ऊपर जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था उनके पास। वापस से सेम चीज फॉलो किया। आइस स्क्रू को ऊपर फंसाकर बॉडी का पूरा वेट उस पर दे दिया। इस वक्त जिम ऐसे कंडीशन में था, अगर उस चट्टान की बर्फ कमजोर हुई तो स्क्रू के बाहर निकलने के साथ वापस खाई में गिरेगा। पर ऐसा होता, वह उभरे हुए उस चट्टान के ऊपर पहुंच गया। अब सामने रह गई थी सिर्फ 2 मीटर की ऊंचाई। अब तक 5 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। समय हो रहा था शाम के 6। अगले कुछ ही मिनटों में 2 मीटर की ऊंचाई भी कंप्लीट करके दरार से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। यहाँ से वो वापस अपने बेस कैंप पहुंचा। इस हादसे में वो भले ही बच गया था, पर 6 साल पुराने दोस्त को नहीं बचा सका। बाद में उसके दोस्त की डेड बॉडी रेस्क्यू टीम द्वारा बाहर निकाल ली गई थी। पर इस हादसे के 11 साल बाद सन 1903 में कुछ टेररिस्ट प्लेन को मार गिराने के लिए मिसाइल छोड़ दिए, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।